Hello everyone, welcome to my channel. Today we will talk about research for genetic materials. So last की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट कैसे होता है. सो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे और किन के हेल्प से किए गए थे. सबसे पहला हम देखते हैं फेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में. उन्होंने क्या किया कि ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस एंड बैक्टीरिया. ठीक है, निमोनिया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लिया, जिसमें से बैक्टीरिया की उन्होंने दो स्ट्रेन लिए. पहला स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था, मीन्स पॉइजनस था, जस्ट बिकॉज उनके पास क्या था, पॉलीसेक्राइड कोट की वजह से वो क्या हो जा रहा था, पॉइजनस हो जा रहा था. तो स्मूथ स्ट्रेन वाले के पास क्या था, पॉलीसेक्राइड कोट्स थे, कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से वो पॉइजनस थे. दूसरे स्ट्रेन जो उन्होंने लिए थे वो रफ स्ट्रेन था, जिससे वो क्या हो रहा था, वो पॉइजनस नहीं था. आर स्ट्रेन के पास क्या था, लैक ऑफ कैप्सूल. उसके पास जो पॉलीसेक्राइड कोट की जो कैप्सूल थी वो प्रेजेंट नहीं थी, जिसके वजह से वो नॉन पैथोजेनिक था. और एस स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक है. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि उन्होंने माइस और बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स लेकर जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे. उन्होंने पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन जो नॉन विरुलेंट था उसको उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया. उन्होंने देखा कि माउस जो है वो लाइव है. सेकेंड स्टेप में उन्होंने एस एस स्ट्रेन जो स्मूथ स्ट्रेन था, जो पॉइजनस था, उसको उसने क्या किया, माउस में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो डेड कर गया. ठीक है, थर्ड वाले में हीटेड किल्ड स्मूथ स्ट्रेन उन्होंने डाला, जिससे क्या हो रहा है, वो लाइव है. पर ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि स्मूथ स्ट्रेन से तो वो डेड कर जा रहा है. तो फिर इसमें ये जिंदा कैसे है, क्योंकि इसमें एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट करके डाला गया है. तो हीट करने की वजह से उसके ऊपर जो कैप्सूल बने हुए थे पॉलीसेक्राइड के, वो डिस्ट्रॉय हो गए, और जिसके वजह से वो नॉन विरुलेंट बन गए और माउस जिंदा था. लास्ट वाले स्टेप में उन्होंने क्या किया, रफ वाले में जिसमें माउस जिंदा था, और हीटेड किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले जिसमें भी माउस अलाइव था, दोनों को एक साथ उन्होंने इंजेक्ट किया. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि माइस जो है वो डेड कर गया. फिर उस ये सब देखकर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को किसी जेनेटिक मटेरियल को पास करके वो क्या कर दे रहा है, विरुलेंट स्ट्रेन बना दे रहा है. He concluded that R strain bacteria had been transformed by the heat-killed S strain bacteria. So उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ऐसा मटेरियल है जो आर स्ट्रेन में पास हो रहा है, जो उसे विरुलेंट बना दे रहा है. ठीक है, और उसको उन्होंने जेनेटिक मटेरियल बोला. बट ही वॉज नॉट श्योर. ठीक है, वो बिल्कुल भी इसमें क्लियर नहीं कर पाए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है. उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो इससे दिया कि कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, वो अच्छी तरह से डिफाइंड इस एक्सपेरिमेंट से नहीं कर पाए. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑसवर्ल्ड कॉलिन एंड मैकलेन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के लास्ट स्टेटमेंट से. उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा है. So they purified biomolecules, that is protein, DNA and RNA, from the heat-killed S strain. So they added digestive enzymes of each to see which one could transform live RNA cells to sRNA cells. So uh, they
प्यूरिफाइड बायोमोलिक्यूल्स। सो उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन जो पॉइजनस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उसको, उसके बायोमोलिक्यूल्स को उन्होंने अलग अलग कर लिया और उस बायोमोलिक्यूल्स को एक मीडियम में रखा, जिस मीडियम में उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ऐड किया, ठीक है, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भी, क्योंकि हमें देखना था कि एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, कौन से बायोमोलिक्यूल्स है जो आर सेल्स को एस सेल्स में बदल रहे हैं। सो हमें क्या क्या चाहिए था, एस सेल्स के प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सबको अलग अलग मीडियम में रखना था और उस मीडियम, उन सारे मीडियम में हमें आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को रखना था और उसके साथ साथ हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी डालना था। सो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले वाले बीकर में उन्होंने क्या किया मीडियम में कि हीटेड एस्किल स्ट्रेन को उन्होंने लिया, उसके उसके कौन से बायोमोलिक्यूल को लिया, प्रोटीन को लिया, ठीक है, प्रोटीन को लिया एंड उसमें प्रोटीएज भी डाला, ओके, उसमें प्रोटीएज भी डाला और डीएनए आरएनए भी उसमें डाला गया, ठीक है। एक वाले में क्या डाला गया, हीटेड किल्ड स्ट्रेन के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो थे वो उसमें डाले गए, कौन कौन से, डीएनए, प्रोटीन एंड डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, ओके, ये सब उसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी आप ले सकते हो, वो भी उसमें डाले गए और उसके साथ साथ एक डाइजेस्टिव एंजाइम डाला गया, प्रोटीएज, जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को करता है, ठीक है, प्रोटीन को करता है। और उसके साथ साथ डाल दिया आर स्ट्रेन, क्योंकि हमें देखना था कि एस स्ट्रेन का कौन सा बायोमोलिक्यूल आर स्ट्रेन को चेंज करता है। जब इसमें प्रोटीएज को डाला गया तो उन्होंने क्या देखा कि जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में बदल गया। सो इससे कंक्लूजन एक ये निकला कि प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल नहीं है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदलेगा। उसकी जगह कौन कौन हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जो प्रोटीन डाला गया था, प्रोटीन को प्रोटीएज ने डाइजेस्ट कर दिया है। सेकेंड वाले में हीटेड किल्ड एस स्ट्रेन का जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो फिर से डाले गए, ठीक है, प्रोटीन को छोड़कर, क्योंकि प्रोटीन तो वैसे भी इसमें काम नहीं कर रहे। आरएनएज डाले गए, आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, और लाइव एस स्ट्रेन डाले गए। इसमें भी क्या देखा गया, ट्रांसफॉर्म्स आरएनए, सॉरी, आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। सो इसमें भी देखा गया कि आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में बदल गया है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि आरएनए तो अभी इसमें प्रेजेंट नहीं था, जस्ट बिकॉज आरएनए इसमें डाला गया है ना। सो इसमें क्या कंक्लूजन निकाला गया कि प्रोटीन और आरएनए तो नहीं होगा, अब इसमें हो सकता है या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर डीएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या, हीटेड किल्ड एस स्ट्रेन के बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने लिए, ठीक है, उसमें डीएनएज डाले और लाइव आर स्ट्रेन डाले, ठीक है। अब डीएनए जो है वो क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। डीएनए को डाइजेस्ट जब इसमें कर लिया गया तो अब इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब, ठीक है। पर इसमें इन्होंने रिजल्ट क्या देखा कि अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आरएन स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। सो इसमें उन्होंने रीड किया, देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में जिसमें उन्होंने डीएनएज डाला, जिसके वजह से डीएनए जो है वो डाइजेस्ट हो गया, अब इसमें प्रेजेंट हो गए हैं आरएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें उन्होंने देखा अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। सो अब क्या हो रहा है कि इसमें डीएनए क्योंकि नहीं है तो इसलिए अनेबल है किसमें, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदलने के लिए। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एस स्ट्रेन में पास होकर, सॉरी, आर स्ट्रेन में पास होकर आर स्ट्रेन को एस में बदल रहे थे जो पॉइजनस थे। सो अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसके लिए अब किन्होंने प्रूफ दिया, ठीक है, किन्होंने प्रूफ दिया कि डीएनए मटेरियल, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो है हर्शे एंड चेस ने। हर्शे एंड चेस ने 1952 में बैक्टीरियोफेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो है डीएनए, ठीक है। सो देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था।
सबसे पहले तो उन्होंने किनके किनके ऊपर किया एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि इनके इनके जो इनका जो बॉडी है वो प्रोटीन कोट और डीएनए से बना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें उतनी प्रेजेंट नहीं है जिससे कि ये डिसाइड करने में दिक्कत हो कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। इसलिए उन्होंने इसको लिया था, क्योंकि इसमें इनका जो बॉडी है वो किससे बना है? डीएनए एंड प्रोटीन कोड से। सो उन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज, एक दो बैक्टीरियोफाजस लिए। ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटीन कोट में जो सल्फर प्रेजेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव हो गए। ठीक है, डीएनए में तो सल्फर प्रेजेंट नहीं होते, हम जानते हैं डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस। ओके, सो डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होकर क्या हो गया, ये जो प्रोटीन कोड से इसका बना हुआ जितना भी बॉडी है सारा जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरे को आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में है और ये डीएनए जो है रेड कलर में। ये ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि दूसरे वाले बैक्टीरियोफेज को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में उन्होंने ग्रो कराया। ग्रो कराने के वजह से उसका जो डीएनए था उसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराने की वजह से क्या हो गया, जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो दो बैक्टीरियोफेजेस मिल गए हमें। एक में क्या है? प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है? डीएनए रेडियो एक्टिव है। फर्स्ट उन्होंने क्या कराया? दोनों बैक्टीरियोफेजेस को अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर इंजेक्ट कराया। ठीक है, इंजेक्शन इन्फेक्शन कराया, जिसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। उनकी लैंडिंग होती है, पिनिंग होती है, फिर पेनिट्रेट करते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्फेक्शन कराया दोनों को फिर आगे क्या कराया? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग की वजह से क्या हुआ? इनका जो कनेक्शन था, यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के बीच में जो कनेक्शन था उसको तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है कि एक रोटेटिंग मशीन में उनके जो मटेरियल है उनको डेंसिटी के हिसाब से अलग किया गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हेवी एंड लाइट मॉलिक्यूल्स को अलग किए जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल है और वायरल पार्टिकल्स है, दोनों को क्या किया गया? इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग अलग कर दिया गया। बैक्टीरियोफेज जिसमें सल्फर रेडियो एक्टिव थे, ठीक है, प्रोटीन उनका रेडियो एक्टिव था, उनमें आप रिजल्ट देखेंगे। तो जब उनको अलग किया गया बैक्टीरियल सेल और वायरस पार्टिकल को, तो क्या इसमें मिला? ये वाले में इसमें देखा गया कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जो वायरस है, वायरस में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। सो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर बैक्टीरियोफेजस, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर जो गया है, तो अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो प्रोटीन जो रेडियो एक्टिविटी में था वो रेडियो एक्टिविटी हमें बैक्टीरिया में मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो वायरस पार्टिकल में ही मिल रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पास हुआ है जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन नहीं होकर कोई और है। ठीक है, दूसरे वाले में हम देखते हैं जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, उसको भी इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग हुआ, फिर सेंट्रीफ्यूगेट किया गया। दोनों को क्या किया गया? अलग किया गया, बैक्टीरिया सेल और वायरस पार्टिकल्स को। इस वाले में क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। इसका मतलब है वायरस से वायरस से जेनेटिक मटेरियल पास हुआ है बैक्टीरिया में, और वो कौन है? डीएनए है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी मिली है, और वायरस पार्टिकल्स में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि जो पास हुआ था वो था डीएनए। अब इसमें भी जो पास हुआ था वो भी था डीएनए, क्योंकि
इसमें डीएनए में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं था। इसमें रेडियो एक्टिविटी किस में था? प्रोटीन में था। इस वजह से वायरस पार्टिकल्स में रेडियो एक्टिविटी मिल रही थी और बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसमें डीएनए पास हुआ था और डीएनए तो इस वाले प्रोसेस में रेडियो एक्टिव नहीं था, लेकिन इस वाले में रेडियो एक्टिव डीएनए था। इसलिए बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी मिल रही थी और वायरस पार्टिकल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। ओके इसी को लेकर हर्षे ने कंक्लूजन निकाला कि जो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो देखते हैं जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। सो उनको रेप्लिकेशन के लिए एबिलिटी होनी चाहिए उनमें। रेप्लिकेशन दैट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल अपना कॉपी बना सके, ठीक है, रेप्लिकेट कर सके, खुद को अपना क्लोन बना सके। जेनेटिक मटेरियल को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, केमिकली वो मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशन शो करना चाहिए, स्लो म्यूटेशन, ठीक है, एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। सो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हमने में पढ़ा था कि जितने भी जो भी कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को शो करते हैं। तो इन्होंने जितने भी लो दिए थे उनमें वो फिट खाने चाहिए थे, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। तो क्या है, प्रोटीन जो है, ये सारे क्राइटेरिया जो रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेट करना, केमिकली स्टेबल होना, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना, म्यूटेशन, ये सब प्रोटीन जो है वो शो नहीं कर रहा था। लेकिन डीएनए एंड आरएनए इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, जिसमें क्या है, डीएनए जो है वो इसको फुलफिल करता है। डीएनए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल है, लेकिन आरएनए जो है वो यहाँ पर क्या कर देता है, वो स्ट्रक्चरली जो है वो अनस्टेबल रहता है और केमिकली भी मोर रिएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ ही वायरस में वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। ये एनसीईआरटी में आपका छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, सो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जिसको खोजा गया था वो था RNA, ठीक है। सो RNA वर्ल्ड किसने दिया था? RNA वर्ल्ड दिया था गिलबर्ट ने, वॉल्टर गिलबर्ट ने इन 1986। सो RNA वर्ल्ड किसने दिया था? वॉल्टर गिलबर्ट ने, ठीक है, इन 1986. So RNA used to act as the genetic material as well as catalyst. So genetic material तो ये था ही, प्लस उसको कैटलिस्ट के तौर पे भी उसको यूज़ किया जा सकता था, बट ड्यू टू इट इज़ रिएक्टिव। सो क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल नहीं था, है ना, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रक्चरली भी स्टेबल नहीं था। सो आरएनए में हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, पैराग्राफ्स को छोटा दिया हुआ है। और आरएनए जो है वो किसी किसी वायरसेस, सारे वायरस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वायरसेस में डीएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। It is the process by which DNA produce the exact copies of original DNA. So जब DNA अपना exact copy बनाता है, ठीक है, ओरिजिनल DNA जो है वो अपना कॉपी बनाता है, तब उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, वो रेप्लिकेट करता है, अपना क्लोन बनाता है। In eukaryotes, DNA is double stranded. The two strands are complementary to each other.
बिकॉज ऑफ देयर बेस पेयर्स, ठीक है, बेस सीक्वेंस। सो हम लोग जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं किसके हेल्प से, बेस पेयर्स के हेल्प से। वो दोनों दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। ये स्कीम दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया था, उन्होंने ही ये स्कीम दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट। सो ऑब्वियसली डीएनए जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पर ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होगा, मतलब डीएनए उसमें अपना रेप्लिकेट करेगा और क्लोन बनाएगा। सो डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेल साइकिल में रेप्लिकेशन कब होता है। सो हमारा आंसर है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में रेप्लिकेशन होता है। Deoxyribonucleotides needed for formation of new DNA strand are present in nucleoplasm. So ये जरूरी है कि जब रेप्लिकेशन हो, ठीक है, जब रेप्लिकेशन हो तो एक नया डीएनए उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। At the time of replication, two strands of DNA separates. So आप जानते हैं कि DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। Each strand act as a template for the formation of a new strand. So ये दोनों जो स्ट्रैंड है दोनों अलग अलग हो रहे हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड जो अलग हो रहे हैं ये दोनों कहलाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ए न्यू स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन each old strand by complementary base pairing. So आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो जा रहे हैं। ये दोनों जो सिंगल स्ट्रक्चर स्ट्रैंड आ रहे हैं ये दोनों कहलाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इन दोनों के सामने क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएंगे, ठीक है। ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। वैसा क्यों होगा, क्योंकि हम यह जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेयर्स में रहते हैं, ए टी जी सी, इस तरह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हुए एक दूसरे से अटैच रहते हैं दोनों डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये क्योंकि अब अलग हो रहे हैं तो इसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो इधर आ जा रहा है और इसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इधर ए था, सॉरी टी का जो के साथ जो सेकंड स्ट्रैंड था वो उसको उसका नाइट्रोजन बेस पेयर क्या था, बेस क्या था ए, टी के साथ ए, जी के साथ सी, इस तरह से ये लोग यहाँ पर अटैच थे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे वो अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो अकेले पड़ जा रहे हैं। तो अब इसको पेयरिंग करते हुए नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड से आएंगे और यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे टी है तो टी को कॉम्प्लीमेंट्री कौन देगा, ए, जी सी, सी जी, इस तरह से दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो इसको कॉम्प्लीमेंट्री देते हुए इसमें क्या करेंगे, रोल कर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, फिर से एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहे हैं, ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए। In each new DNA molecule, one strand is old while the other is न्यूली फॉर्म्ड। और इस वजह से क्योंकि इसमें आप न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में आप देख सकते हो कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ओल्ड है और एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो न्यू है, और ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहे हैं। तो क्योंकि इस डीएनए में एक स्ट्रैंड ओल्ड है और एक स्ट्रैंड न्यू है इसलिए इसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है।
अब ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ रेप्लिकेशन इस तरह से होता है और न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड उसके साथ आ जाते हैं, इसको प्रूव करने के लिए मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कि ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हर 20 मिनट में अपना एक न्यू जनरेशन देता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया जो था उसे N15, N15 दैट मीन्स ये N15 क्या है, नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप है, ठीक है। N15 जो नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप है उस मीडियम में उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ग्रो कराने की वजह से क्या हुआ कि ये जो N15 हेवी आइसोटोप जो था वो पूरी तरह से उस बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब हो गया। अब उसके पूरे बॉडी में क्या मिल रहा है, वो N15। सो उसके डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ई कोलाई के बैक्टीरिया के डीएनए में क्या मिलेगा, N15 वाला आइसोटोप प्रेजेंट मिलेगा हमें, ठीक है। आप रेड कलर में देख सकते हो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस N15 जो हेवी आइसोटोप वाला जो डीएनए का जो ई कोलाई था उसको उन्होंने N14 वाले नॉर्मल नाइट्रोजन आइसोटोप, ठीक है। N15 is a heavy nitrogen isotope and N14 is a light, ठीक है, लाइट या नॉर्मल नाइट्रोजन आइसोटोप। सबसे पहले ई कोलाई को उन्होंने N15 वाले हेवी आइसोटॉप में ग्रो कराया, जिसकी वजह से जब उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसमें प्रेजेंट थे N15। फिर उन्होंने क्या किया कि उस N15 वाले जो डीएनए वाले जो ई कोलाई थे उसको उन्होंने लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप दैट मीन्स वो N14 वाले कल्चर में उसको ग्रो कराया, ठीक है। जब उन्होंने N14 वाले में जब ग्रो कराया और 20 मिनट के बाद उन्होंने देखा तो क्या देखा उन्होंने कि वो जो एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था वो अब क्या हो गया है, वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डीएनए में ऐसा मिला है कि एक स्ट्रैंड जो है वो N15 वाला है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो N14 वाला है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड है ये दोनों क्या हुए हैं, अलग हो गए हैं, देख सकते हैं 20 मिनट के बाद ये दोनों अलग हो गए हैं और इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दिया है किसने, N14 वाले ने। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि N15 वाले को तो अब हम लोग कहाँ ग्रो कराए थे, N14 वाले नॉर्मल वाले आइसोटॉप में। तो नॉर्मल वाले आइसोटॉप में ग्रो कराए थे तो उसमें भी तो वो बैक्टीरिया जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, 20 मिनट के बाद जब न्यू जनरेशन आया और डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसमें क्या मिला, एक स्ट्रैंड जो था वो हेवी आइसोटोप वाला था और एक जो था वो लाइट आइसोटॉप वाला था। उसके बाद फिर से 40 मिनट के बाद, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में उन्होंने देखा कि ये दोनों जो है लाइट एंड हेवी, ठीक है, हेवी एंड लाइट, ये दोनों भी क्या हुए, अलग हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों अलग हो गए हैं। इसमें का आप इसमें देख सकते हैं ये वाला जो डीएनए है इसमें ये ग्रीन वाला जो है अलग हो गया है, रेड वाला अलग हो गया है। और क्योंकि ये अब N14 वाले मीडियम में ही है इसीलिए अब इसमें N14 जो ग्रीन कलर है वो वाला ही डीएनए अब इसमें न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हाइब्रिड वाला है जिसमें N14 N15 दोनों हैं, दोनों अलग हो गए हैं। जिसमें लाइट वाला डीएनए ही कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है और हेवी वाले को लाइट वाला दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप इस डीएनए को भी देख सकते हैं कि ये रेप्लिकेट कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो रहे हैं और दोनों अलग होने के बाद इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दिया गया है, ठीक है। यही था मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट कि डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव स्कीम्स दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो N15 था, फिर फर्स्ट जनरेशन में उनको ये N15
क्यों हुआ? क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया था, ठीक है। फिर ये N15 वाले को कहाँ डाला गया? N14 वाले में। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि ये दोनों N15 अलग हो गए हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट्री कौन दे रहा है? N14 वाला, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन में फिर से देखा गया कि इनको सेपरेटली देखा जाए तो ये N15 अलग हो गए, N14 अलग हो गए। और अब क्योंकि ये N14 वाले मीडियम में ही है, N15 वाले में नहीं है, तो अब जो भी डीएनए बनेंगे वो सारे N14 वाले ही होंगे। तो ये दोनों अलग हो गए और इनको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं कौन? N14 वाले। और ऐसे ही इसमें भी हो रहा है। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने जो कहा था कि गैमेट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को शो करते हैं, है ना। या फिर जो कैरेक्टर्स है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, वो अपने जनरेशन में, आगे के जनरेशन में अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में शो करते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, फर्स्ट जनरेशन में भी पेरेंट है, सेकेंड वाले जनरेशन में भी कितने भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आ जाए, लेकिन जो पेरेंटल डीएनए है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है।